हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए 3 मार्च का दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना। पेपर हो गया तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वो वहाँ पर मैंने दोस्तों कल का पीडीएफ डाल दिया है। इसी तरह शाम को दोस्तों मैं तीनों शिफ्ट का पीडीएफ वहाँ पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए इसको बात करते हैं टिहरी बांध की। तो टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में बना है, ठीक ना। तो उत्तराखंड में है, ये याद रखिएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर बना है। तो नदी अगर पूछे तो भागीरथी नदी हो जाएगा। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है, ठीक ना। तो टिहरी बांध के लिए पूछा था, तो जो कि उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। नदी याद रखिएगा भागीरथी, और स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए इसको नाम में ये सर सैयद अहमद खान, ठीक ना। तो सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सैयद अहमद खान ही आंसर हो जाएगा इसका। इसकी स्थापना दोस्तों 9 जनवरी 1864 को गाजीपुर में हुई थी। इसका मकसद अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं की वैज्ञानिक किताबों का उर्दू और हिंदी में अनुवाद करना था, ठीक ना। अनुवाद करना था। बाद में यह सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ में बदल गई। तो इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी उर्दू में इसका अनुवाद करना, उर्दू और हिंदी में इसका क्या करना, अनुवाद करना था इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस संशोधन के तहत राज्य का एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक ना। तब अगर 2 राज्यों का राज्यपाल एक ही राज्यपाल दोस्तों 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो किस संशोधन के तहत? तो भारत के संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए एक ही व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7वां संशोधन 1956 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो एक और याद रखिएगा कि इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 153 में बदलाव किया गया था। तो किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया था? अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए सो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 108 अनुच्छेद के तहत। तो 108 आर्टिकल के तहत दोस्तों राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो बुलाता कौन है? सो राष्ट्रपति बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? सो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन पूछा था कि 71वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों नमक को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? नमक, बस याद रखिएगा, टिरिक है। तो न से दोस्तों नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक ना। तो मणिपुरी और कोंकणी यानी नमक को जोड़ा गया। इसको पूरा देख लेते हैं। तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक ना। और याद रखिएगा उसको, देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक ना। एक तो जोड़ा गया 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक ना। 1967 में किसको जोड़ा गया? सिंधी को। फिर 1992 की बात कर लेते हैं। तो 1992 में जोड़ा गया नमक को। नमक जैसे मैंने अभी बताया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद दोस्तों 2004 में जोड़ा गया। 2004 में दोस्तों बोर्ड मास को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? बोर्ड मास, ठीक ना। बोर्ड मास को जोड़ा गया दोस्तों। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़ा गया। तो ये याद रखिएगा, पूरा डेट याद रखिएगा। 2004 में जोड़ा गया। फिर 1992 में नमक को जोड़ा गया। 1968 में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक ना। 2004 में दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को, ठीक ना। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाली सीट में 100% पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1991 का अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य था। तो देखिए शुरुआत कर लेते हैं 1991 के।
तो साल 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बाजार के रूप के मुताबिक बनाया गया था। इस नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को वैश्विक किया गया था और आर्थिक विकास दर को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1947 में GDP में सर्वाधिक योगदान किसका था। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का दोस्तों 1947 के GDP में सर्वाधिक योगदान था। ठीक ना। तो भारतीय GDP का 60% योगदान दोस्तों सेवा क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन के राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली थी। तो ये आंसर हो जाएगा 1877 में मिली थी। 1877 में पूरा देख लेते हैं। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दोस्तों भारत की महारानी की उपाधि साल 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में यह उपाधि दी गई थी। इस उपाधि का नाम केसर-ए-हिंद था। इसका मतलब था भारत की महारानी। ठीक है। देखिए पोंगल से पूछा था। तमिलनाडु में पोंगल कौन सा दिन कानून पोंगल मनाया जाता है। देखिए कानून पोंगल है। कौन सा पोंगल है। कानून पोंगल दोस्तों किस दिन मनाया जाता है। चौथे दिन ये पूछ रहा है। ठीक ना। पोंगल दोस्तों 4 प्रकार के मनाया जाता है। पहले दिन को दोस्तों भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को पोंगल कहते हैं, तीसरे दिन को दोस्तों मट्टू पोंगल कहते हैं और चौथे दिन को दोस्तों कानून पोंगल कहते हैं। तो यही कानून पोंगल पूछा था। आने वाले सीट के लिए दोस्तों भोगी पोंगल और मट्टू पोंगल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार दोस्तों प्रकृति और फसल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप सोकोत्रा है। कौन है। सोकोत्रा। इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों ERNET का उपयोग। तो देखिए दोस्तों ERNET मतलब शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के बीच संचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और मैं मात्रक बता देता हूँ, ये दोस्तों याद रखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। ठीक ना। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है। पास्कल होता है। ठीक ना। और याद रखिएगा कार्य का मात्रक पूछे, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। ठीक ना। और याद रख सकते हैं दोस्तों त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक ना। ताप का मात्रक पूछे तो ताप का मात्रक क्या होता है। केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा का हो ही गया। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। प्रतिरोध का अगर पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा दोस्तों ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा। ओम हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नामजी फुल्ला कोयला किस राज्य में पाया जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों। अगर आपको मिलेगा तो ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल के पत्ता पर बारिश की बूंदें क्यों चमकती है। तो देखिए दोस्तों ये अगर ऑप्शन में अगर आपका प्रकाश का परावर्तन दिया होगा, प्रकाश का परावर्तन, तो वही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश जब दोस्तों बूंदे पे पड़ती है तब परावर्तन होता है, जिसके कारण दोस्तों बारिश की बूंदें चमकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए सो आर्टिकल 19 किससे संबंधित है। ये मैंने देखिए बताया था, फर्स्ट शिफ्ट में बताया था, हूबहू क्वेश्चन आ गया। ठीक ना। तो आर्टिकल 19 का संबंध दोस्तों ये मौलिक अधिकार से है। किसका है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है। 12 से 35 तक है। ठीक ना। कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार। अमेरिका से लिया गया। ठीक ना। अमेरिका से लिया गया है। अब भाग पूछे कि किस भाग में वर्णन है मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। ठीक है। और कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं, यहाँ से जरूर पूछेगा, याद रखेगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था अनुच्छेद 14 का उल्लेख किससे है। तो विधि के समय समानता। अनुच्छेद 17 याद रखेगा, अस्पष्टता का अंत है यानी छुआछूत। अनुच्छेद 19 को दोस्तों संविधान का रीढ़ कहा जाता है, जिसमें 19 एक महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 एक में किया गया है। ठीक ना। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिकी की स्वतंत्रता का उल्लेख है। निजता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 में ही है। 21 को याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये दोस्तों 21 को में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने न दिया जाए, ये है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। और दोस्तों इसके तहत दोस्तों ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट रिट जारी करती है। ठीक ना। जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है।
वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर मैं PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।